Bismillahirrahmanirrahim. So, dear students, this is our second lecture related to high performance liquid chromatography. जो पहला लेक्चर है उसके अंदर हमने जस्ट ओवरव्यू किया था HPLC का, ये HPLC होती क्या है, मैकेनिज्म, इसका एक जस्ट ओवरव्यू किया था एंड इसको कुछ कंपैरिजन हमने किया था गैस क्रोमेटोग्राफी जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ये किस तरह से डिफरेंट है। तो जो अब हम सेकंड लेक्चर है और इससे ऑनवर्ड जो लेक्चर है हम इसके अंदर जो है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सो आज जो है हमारा उस सीरीज का जो है वो पहला लेक्चर है एंड जो हमारा पहला आज का लेक्चर है इसके अंदर हम एक ओवरव्यू पहले तो देखेंगे HPLC सिस्टम जो है उसके मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। हम मेनली जो है इंस्ट्रूमेंटेशन जो है HPLC की जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, एक तो वो ब्रीफली हम ओवरव्यू करेंगे सारे एंड देन हम जो है डिटेल में हर एक कंपोनेंट को हमने जो है वो उसके अंदर स्टडी करना है। तो आज हम जो है वो जिसके कॉलम्स हैं और जो दूसरे पार्ट्स हैं हम उनको स्टार्ट करेंगे डिटेल से स्टडी करना भी। सो सबसे पहले जो है हम एक ओवरव्यू करते हैं कि जो HPLC को, सो एज वी डिस्कस ऑलरेडी कि HPLC इज अ फॉर्म ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है कि जिसके अंदर हम उन कंपाउंड्स को सेपरेट करते हैं कि जो डिसॉल्व होते हैं इन अ सॉल्यूशन। हम इसके अंदर जो किसी पार्टिकुलेट या सॉलिड को जो है हमें एनालाइज हम जो डिसॉल्व होते हैं उनको एनालाइज कर रहे होते हैं और गैसेस को हम इसके अंदर एनालाइज नहीं करते। एंड इसका जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट होता है HPLC का, इट हैज फर्स्ट ऑफ ऑल एक मोबाइल फेज रेजरवायर होता है, एक सिंगल मोबाइल फेज भी हो सकती है क्या अगर हम डिफरेंट अगर उसकी रेशो यूज करते हैं डिफरेंट सॉल्वेंट को यूज करके, तो देयर आर डिफरेंट रेजरवायर्स जो उसके कंपोजिशन जिससे हम जो है वो डेवलप करते हैं। सेकेंड जो उसका कंपोनेंट है दैट इज अ पंप, जो कि उस मोबाइल फेज को पंप करता है फ्रॉम दिस रेजरवायर टू द कॉलम। देन द थर्ड मेजर कंपोनेंट इज एन इंजेक्शन सिस्टम कि जहां से हम सैंपल को इंजेक्ट करते हैं एनालिसिस के लिए इन HPLC सिस्टम। देन देयर इज अ सेपरेशन कॉलम, जो मेजर कॉलम है जहाँ पे जो है वो सैंपल के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी सेपरेशन होती है। एंड द लास्ट स्टेप इज डिटेक्टर कि जहाँ पे हम डिटेक्ट करते हैं तमाम कंपोनेंट्स को आफ्टर सेपरेशन। कंपाउंड्स को सेपरेट कैसे करते हैं, जिस तरह नॉर्मल हमने पहले भी पढ़ा है जो क्रोमेटोग्राफी के अंदर के बेसिकली हम इंजेक्ट करते हैं एक सैंपल को जो कि मिक्सचर होता है डिफरेंट कंपोनेंट्स का, 3 4 5 इवन अप टू 20-25 कंपोनेंट्स होते हैं। हम उसको इंजेक्ट करते हैं कॉलम के अंदर और कॉलम जो है वो उसको सेपरेट करता है उस मिक्सचर को उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट में। और मेनली जो ये सेपरेशन हो रही होती है ये डिपेंड करता है कि जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं उस सैंपल के कि उनका अट्रैक्शन कैसे है, उनका वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं स्टेशनरी फेज के साथ और मोबाइल फेज के साथ। तो मेनली बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ दोज एनालाइट्स बिटवीन द मोबाइल फेज एंड देयर इंटरेक्शन जो होती है जो मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज के साथ होती है दैट इज डिफरेंट, और वो डिफरेंसेस जो है वो बेसिकली हेल्प करते हैं उनको सेपरेट आउट करने के। एंड हमने डिटेल में डिस्कस किया था लास्ट में कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जिसके अंदर डिफरेंट मैकेनिज्म यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने डिस्कस किया था कि एडसॉर्प्शन हो सकती है, पार्टीशनिंग होती है, आयन एक्सचेंज होता है या साइज एक्सक्लूजन जो है वो क्रोमेटोग्राफी जो है वो हम यूज करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हम इतनी डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म या मेथड्स क्यों यूज कर रहे हैं हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो सिस्टम है, हम एक ही मेथड क्यों नहीं यूज करते? व्हाई वी आर यूजिंग 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स फॉर HPLC सिस्टम? सो मेनली द रीजन इज कि हमारे पास जो सैंपल होते हैं देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सैंपल्स कि जिनको हम एक ही किस्म के कॉलम से एक ही तरह के मैकेनिज्म के थ्रू उसको अच्छी तरह से सेपरेट नहीं कर सकते उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में। तो हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं
दैट इज बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सैंपल, कि हमारे पास एक सैंपल है कि जिसको हमने एनालाइज करना है। तो एनालाइज करने के लिए हमें उससे सबसे पहले उसके इंडिविजुअल जो कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर उसको सेपरेट करना है। तो हम वहाँ पे कौन सा मेथड यूज करेंगे उस स्पेसिफिक सैंपल के लिए कि जो उसको इंडिविजुअल कंपोनेंट में सेपरेट करके एनालाइज कर सके। सो बेस्ड ऑन दैट जो है कि हमारे पास सैंपल किस तरह का है, हम जो है वो कौन सा कॉलम यूज करें एचपीएल सिस्टम में, ये हम डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मोलेकुलर वेट बहुत ज्यादा है जो हमारे पास सैंपल है, तो वहां पे हम मोस्टली साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी करते हैं। और उसके अंदर भी हमारे पास दो डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि एक जेल फिल्ट्रेशन है और एक जेल परमिएशन है। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि हमारे पास पोलर है या नॉन पोलर है। अगर हमारे पास वाटर इनसॉल्युबल है तो हम जेल परमिएशन यूज करते हैं, अगर वाटर सॉल्युबल हो तो हम जेल फिल्ट्रेशन यूज करते हैं फॉर एग्जांपल। इसी तरह हमारे पास डिपेंडिंग हमारे पास सैंपल जो है वो पोलर है नॉन पोलर है किस तरह का है, तो हम अगर नॉन पोलर अगर है, हाईली नॉन पोलर है तो हम एडजॉर्प्शन यूज करते हैं, अगर वो हाईली पोलर है तो हम एक्सचेंज आयन एक्सचेंज यूज करते हैं। और अगर हम वो मिक्स मीडियम उसकी पोलैरिटी है तो हम वहाँ पे पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं, जिसके अंदर फिर हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी है और एक रिवर्स फेज जो है वो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। सो इन ये जो डिफरेंट मैकेनिज्म हैं इनको हम जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर पैरामीटर्स हैं हम इनको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इन डिटेल इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स। So this is the diagram of HPLC system कि जो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस की थी कि जिसके अंदर हमारे पास मोबाइल फेज रेजरवायर है, सॉल्वेंट प्रोपोर्शनिंग वाल है, जिसके अंदर पंप है, पल्स टेम्पर, लूप इंजेक्टर, गॉड कॉलम, कॉलम एंड डिटेक्टर। सो ये सारे कंपोनेंट हमने ब्रीफली ओवरव्यू किए थे हमारे जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर। So let's overview another this diagram is more descriptive than the previous diagram, so let's discuss this. So फर्स्ट जो है ये हमारे पास जो है वो पहला जो पार्ट है जो कंपोनेंट है हमारा एचपीएल सिस्टम का, दिस इज द सॉल्वेंट रेजरवायर, जहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 डिफरेंट हमारे पास सैंपल हैं शो हो रहे हैं रेजरवायर के। अगर हमने एक मिक्सचर यूज करना है सॉल्वेंट्स का उसके अंदर फॉर एनालिसिस या सेपरेशन के लिए, तो there will be multiple bottles that contain different type of solvent। और यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्वेंट प्रोपोर्शनिंग वाल होता है ये जो है उसको जो फाइनल जब मिक्सचर आ रहा होता है उनका सॉल्वेंट्स का एज अ मोबाइल फेज, तो ये हेल्प करता है उनकी प्रोपोर्शनिंग में कि कितने परसेंट, फॉर एग्जांपल हमने 3 सैंपल है, एक 20% है, एक 30% है, एक 50% है, तो ये जो सॉल्वेंट प्रोपोर्शनिंग वाल होते हैं ये इंश्योर करते हैं कि जो उसकी एग्जैक्ट अमाउंट है कि ये 20% ये आ रहा है, 30% ये आ रहा है, 50% ये आ रहा है, और ये यहाँ से मिक्स होके फिर आगे जा रहा है, तो वो इंश्योर करता है कि ये प्रोपोर्शन में जो है वो मिक्स हो रहे हो। देन नेक्स्ट जो है हमारे पास जो मेन सिस्टम है कि जो यहाँ से सैंपल को लेके आगे कॉलम तक लेके जा रहे हैं, दैट इज पंप। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो कंपोनेंट होता है सॉल्वेंट रेजर के बाद, दैट इज पंपिंग स्टेशन के जो पंप होते हैं। और पंप के बाद जो नेक्स्ट मेजर पार्ट होता है इसी का पंपिंग स्टेशन का, दैट इज पल्स टेम्पर, कि जो कि हमने ऑलरेडी स्टडी किया था कि इसका मेन पर्पस क्या होता है कि ये वेव्स की फॉर्म में ना आए, कि जो प्रेशर है वो मतलब जो पंपिंग हो रही है वो एक स्मूथ जो है वो हो रही हो, पल्सेस ना बन रही हो। तो उसके लिए पल्स टेम्पर को यूज किया जाता है। एंड देन यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे ड्रेन वाल्व लिखा हुआ है और यहाँ पे प्राइमिंग सिरिंज है। अब यहाँ पे दो चीजें जो एक्सप्लेन करने वाली हैं, एक तो ये प्राइमिंग है या प्राइमिंग है, वट एवर यू कैन प्रोनाउंसिएट इट। एंड यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है स्पार्जर, ठीक है, ये मैंने पहले एक्सप्लेन नहीं किया बिकॉज दे आर बोथ इंटरलिंक्ड, तो यहाँ पे एक्सप्लेन करना था।
स्पार्ज करना क्या होता है बेसिकली? स्पार्ज जो है यहाँ पे कि जब हमारे पास कोई सॉल्वेंट होता है तो हमने मेक श्योर ये करना होता है कि उसके अंदर कोई भी गैस ना हो, ऑक्सीजन ना हो, इस तरह की कोई चीज उसके अंदर ना हो जो कि एटमॉस्फेयर से उसने एब्जॉर्ब कर ली हो, या जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है। सो टू मेक श्योर कि हमारे पास जो यहाँ पे सॉल्वेंट हैं दे आर फ्री फ्रॉम एनी एब्जॉर्ब्ड गैसेस, तो उसके अंदर जो है ना वो जो हमारे पास जो हीलियम है या कोई भी इनर्ट गैस है उसके अंदर जो है ना उसकी पर्जिंग की जाती है ताकि वो रिप्लेस कर ले अगर उसके अंदर कोई भी जो है इस तरह की गैस है कि जो बाद में हमारे एनालिसिस के अंदर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो इस जो है यहाँ पे जो है इसको कहते हैं स्पॉर्चर कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक पर्पज होता है कि अगर कोई भी सॉल्वेंट के अंदर कोई गैस है, कोई एयर है, तो उसको रिमूव कर सके। देन यहाँ पे जो है बेसिकली जब हमारा पंप है ये उसको पंप करता है, यहाँ पे हमारे पास जो कॉलम होता है तो उससे पहले जो है ना यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है जिसको हम ड्रेन वाल्व कहते हैं। तो जब हम इनिशियली रन करते हैं किसी भी HPLC सिस्टम को या क्रोमेटोग्राफी सिस्टम है तो उसमें ये होता है कि जो मोस्टली यहाँ पे हम रिमूव तो कर रहे होते हैं इन एयर को, लेकिन फिर भी जो यहाँ से पंप होके आ रहा होता है सॉल्वेंट उसके अंदर बहुत ज़्यादा बबल्स होते हैं जो कि बाद में एनालिसिस में भी प्रॉब्लम करते हैं और हमारे जो बैकग्राउंड क्लियरेंस होती है जब हम एनालाइज कर रहे हैं तो वहाँ पे इशू आ रहा है। तो इनिशियली जो आपकी जो ये पाइप्स होते हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा बबल्स होते हैं। तो जब भी हम कोई क्रोमेटोग्राफी सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम ये करते हैं कि इनिशियली जब हम उसको रन करते हैं तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक ड्रेन वाल्व होता है हम उसको ओपन कर देते हैं ताकि ये जो सॉल्वेंट यहाँ से आ रहा है, ये मोबाइल फेज आ रही है, बजाय इसके कि आगे जाए कॉलम के अंदर, कि यहीं से जो है हम इसको ड्रेन कर दें, वेस्ट कर दें, क्योंकि ये इसका कोई फायदा है नहीं और उल्टा जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, जो एयर आगे जाएगी, ये जो बबल्स आएंगे। तो ये बेसिकली यहाँ से इन अगर ऐसा जो मोबाइल फेज है विच कंटेन सम एयर और बबल्स इस तरह के रिमूव करने के लिए होता है। फिर यहाँ पे ये प्राइमिंग सिरिंज है। अच्छा, जब हम एक्चुअली इसको रिमूव करते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये जो लाइंस वगैरह हैं जो इधर आ जो तीन के अंदर बबल आ जाते हैं जब हम फॉर एग्जांपल रिफिल करते हैं, तो अगर हम ये पाइप से यहाँ से जो इनसे गुजरती है तो ये अगर हम इसको नॉर्मल अगर हम रन करते हैं HPL सिस्टम को तो अराउंड 25 to 30 मिनट्स लगते हैं इस सारे सॉल्वेंट को ड्रेन होने में, बबल्स को खत्म होने में। समटाइम 1 आवर लग जाता है, समटाइम इट कैन टेक अप टू 1.5 आवर। अगर हम ड्रेन वाल्व ओपन करते हैं और इंतजार करते हैं कि जी ये सारे बबल निकल जाएं तो हमें घंटा डेढ़ जो है वेट करना पड़ेगा, कि एक तो टाइम उसमें वेस्ट होता है और दूसरा जो है आपकी जो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है मतलब कंटिन्यूसली इतनी देर रन कर रहा है, तो ये डिजायरेबल नहीं है। तो वहाँ पे इस प्रोसेस को, इस टाइम को बचाने के लिए यहाँ पे हम एक अक्सर एक ये होता है कि हम वहाँ पे एक सिरिंज यूज करते हैं और इसको बजाय इसके कि नॉर्मल अपने फ्लो में जाए, आहिस्ता आहिस्ता निकले, तो हम यहाँ से सिरिंज करते हैं और उसको जो है वो उसके अंदर से रैपिड जो है उसके अंदर से उसको सक करते हैं सिरिंज के थ्रू, ताकि जो है जितना भी मोबाइल फेज है वो जल्दी जल्दी जितना भी जिसके अंदर बबल्स हैं वो उसमें से निकलते हैं। तो हम 3 या 4 दफ़ा ये सिरिंज फिल करते हैं और मोस्टली ये जो बबल्स होते हैं ये उसके अंदर से रिमूव हो जाते हैं। एंड देन जो है हम इसको ड्रेन वाल्व को क्लोज करते हैं एंड देन हम इसको अलाउ करते हैं कि ये जो मोबाइल फेज है आगे पास करें। तो ये बेसिकली पर्पज होता है, जैसे यहाँ पे स्पॉर्जर यूज कर रहे हैं या यहाँ पे हम ये सिरिंज या ड्रेन वाल्व यूज कर रहे हैं ताकि कोई भी एयर बबल या इस तरह की कोई चीज जो है वो मेन हमारे कॉलम तक ना जाए। ठीक है। अच्छा, यहाँ से जब हम आगे जा रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है फिल्टर। अब इस फिल्टर का क्या पर्पज है यहाँ पे? अच्छा, फिल्टर जो है ना यहाँ पे डिफरेंट जगह पे यूज होते हैं डिपेंडिंग कि कौन सा सिस्टम है। कई दफा ये तो विद बिफोर लगा हुआ है इंजेक्टर जो वॉल्व है जहाँ से हम सैंपल इंजेक्ट कर रहे हैं। कई दफा मल्टीपल फिल्टर लगे होते हैं, एक यहाँ पे पंप से पहले होता है, एक इंजेक्शन सिस्टम से पहले होता है, यहाँ पे एक कॉलम से पहले होता है। तो मेन पर्पज इन फिल्टर्स का ये है कि कोई भी अनवांटेड मटेरियल जो है ना वो उसके अंदर ना जाए। और अनवांटेड मटेरियल क्या हो सकता है? अनवांटेड मटेरियल कैन बी ये है कि यहाँ पे जैसे यूज कर रहे हैं, हम एक सैंपल यूज कर रहे हैं, ये मोबाइल फेज है, इसने बेसिकली उसको लेके चलना है और एनालाइज करना है। तो अगर तो मोबाइल फेज जो हमारी है, जो सॉल्वेंट है, इनके अंदर कोई इम्प्योरिटी है, कोई सॉलिड पार्टिकल है, तो वो अगर इसके अंदर जाता है तो
एक तो वो जो है वो ब्लॉकेज कर सकता है, कॉलम को डैमेज कर सकता है। सेकंड इशू ये होता है कि ये तो कॉलम है जो है उसकी डैमेजिंग इफेक्ट है। सेकंड ये जहाँ पे हम ये स्पार्चर वगैरह यूज करते हैं, यहाँ पे कुछ रबड़ के कंपोनेंट्स भी यूज हो रहे होते हैं। अब यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी ये होती है कि मे बी कोई रबड़ उसमें से जो है कुछ उसमें से टूटती है, कुछ छोटे छोटे पार्टिकल आते हैं और वो मे बी इसके साथ यहाँ तक आ जाए, एंड दैट कैन एक्चुअली डैमेज द पंप एज वेल। तो क्योंकि पंप जो मोस्टली यूज हो रहे होते हैं एचपीएल सिस्टम के अंदर, दे आर वेरी एक्सपेंसिव एंड वी कैन नॉट अफोर्ड के पंप जो है वो डैमेज हो हम उसको रिप्लेस करें। तो यहाँ पे भी इन सम केसेस फिल्टर यूज किया जाता है कि अगर यहाँ पे सॉल्वेंट के अंदर कोई इम्प्योरिटी है, या वैसे तो हाईली प्योर सॉल्वेंट यूज किए जाते हैं, लेकिन अगर उसमें से ऐड होगी, फॉर एग्जांपल जब हम सॉल्वेंट रेजरवायर में शिफ्ट कर रहे हैं वहां से कोई इम्प्योरिटी आ गई है, तो वो यहाँ पे फिल्टर आउट हो जाए। इसी तरह अगर पंपिंग के दौरान अगर कोई इम्प्योरिटी यहाँ से ऐड हो रही है, तो यहाँ पे फिल्टर लगा होता है ताकि वो आगे ना जाए कॉलम के अंदर, ताकि कॉलम डैमेज ना हो। सो इस वजह से डिफरेंट जो है वो फिल्टर यूज किए जाते हैं। अच्छा, फिल्टर के बाद यहाँ पे है जी बैक प्रेशर रेगुलेटर जो है वो यूज किया जाता है। बैक प्रेशर रेगुलेटर का यहाँ पे जो मेन मकसद होता है, फर्स्ट तो यहाँ पे पल्स डैम्पर यूज कर रहा है कि पल्सेस ना बने और मतलब स्टार्ट स्टॉप फ्लो ना हो, एक रेगुलर फ्लो। देन यहाँ पे फिल्टर के बाद जो है एक और रेगुलेटर लगा होता है कि जो मेक श्योर करता है कि प्रेशर जो है जो लिक्विड का जा रहा है वो बिल्कुल कांस्टेंट हो, और एक ही प्रेशर अगर आपने जो फिक्स किया वही जा रहा हो और प्रेशर के अंदर फ्लक्चुएशन ना हो। और यहाँ पे जो है ये ट्रांसड्यूसर लगा होता है। प्रेशर ट्रांसड्यूसर हमने पहले भी पढ़ा था। ट्रांसड्यूसर ये चीज बेसिकली जो प्रेशर सिग्नल है इसको कन्वर्ट कर रहा है यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और हमें एक वैल्यू शो कर रहा है कि एग्जैक्टली प्रेशर कितना आ रहा है। तो यहाँ पे प्रेशर ट्रांसड्यूसर लगा होता है कि जो हमें वैल्यू दे रहा होता है एक्चुअल प्रेशर की, और ताकि हमें कंफर्म हो रहा होता है कि जो प्रेशर है वो कंसिस्टेंट है, उसके अंदर कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो रही। नेक्स्ट इसके बाद जो कंपोनेंट है दैट इज इंजेक्टर वाल्व, कि जहाँ से हम सैंपल को इंजेक्ट करते हैं, और फिर हमारे पास गार्ड कॉलम होता है जिसके अंदर सेपरेशन होती है, और उसके बाद आफ्टर सेपरेशन जो उसके कंपोनेंट्स जो है उनको डिटेक्ट कर लिया जाता है बाय द यूज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ डिटेक्टर। सो हम ये जो हमारे HPLC के लेक्चर्स होंगे डिफरेंट, हम उसके अंदर हम ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटेक्टर्स हैं, कॉलम्स हैं, कॉलम के अंदर जो डिफरेंट मटेरियल यूज हो रहा है, स्टेशनरी फेज है, या हम मल्टीपल जो मोबाइल फेजेस यूज कर रहे हैं, पंप्स कौन से यूज करते हैं, इनके सिस्टम क्या होते हैं, इंजेक्शन कैसे की जाती है सैंपल की, तो ये सारी चीजें हम वन बाय वन इंडिविजुअली जो है इनको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। ये था जस्ट ओवरव्यू इसका HPL सिस्टम का। हमने इन सबको जो इसके मेजर कंपोनेंट्स हैं हमने एक एक करके सबको डिस्कस करना है इन डिटेल। लेकिन अगर आपको यहाँ तक इसमें कोई इशू आ रहा है, कोई अगर प्रॉब्लम है, तो आप अभी मुझसे पूछ सकते हैं। If you have any question. सर ये जो जी सर ये जो हम हीलियम सोर्स डाल रहे हैं ना, रेगुलेटेड हीलियम सोर्स, तो ये जब हम इधर पर्जिंग होगी इस सॉल्वेंट के रेजरवायर में, तो ये हीलियम गैस भी साथ इसके जाएगी ना? हाँ जी कि नहीं जाएगी। आगे तक जाएगी? तो वो तो फिर सैंपल, वो तो हमें जरूरत नहीं होगी ना, कि नहीं इसमें होती है आगे जरूरत? नहीं, हीलियम की हमें जरूरत नहीं होती, लेकिन क्योंकि वो इनर्ट गैस है वो एज सच बेसिकली, तो जब हम उसको पर्जिंग करेंगे यहाँ पे हीलियम गैस आ जाएगी। लेकिन मेनली मकसद ये होता है कि उसके अंदर ऑक्सीजन या CO2 या इस तरह की गैस ना हो कि जो कि हमारे कॉलम को रिएक्ट करे, जो कॉलम के साथ कॉलम को डैमेज करे। तो इस वजह से जो है हीलियम के साथ पर्जिंग की जाती है, क्योंकि हीलियम इनर्ट है और ये आगे जाके किसी कॉलम के जो कंपोनेंट है उनके साथ रिएक्ट नहीं करती, को उसके अंदर प्रॉब्लम कॉज नहीं करती। तो ये अगर उसके अंदर रह भी जाए मोबाइल फेज के अंदर, तो इससे कोई इशू नहीं होता। लेकिन अगर ऑक्सीजन हो या CO2 हो या कोई हाइड्रोजन है फॉर एग्जाम्पल, तो ये प्रॉब्लम कॉज करते हैं, बिकॉज दे कैन डैमेज द कॉलम जो स्टेशनरी। इस वजह से जो हीलियम के साथ पर्जिंग की जाती है। ठीक, सही। Anyone else? जी सर हम HPLC में जो है यहाँ पर इस फिगर में भी शो हो रहा है कि हम ग्रेडियंट इल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, मींस डिफरेंट कंसंट्रेशन चेंज कर देते हैं मोबाइल फेज जो सॉल्वेंट यूज़ हो रहा है उसकी। तो हम HPLC में टेम्परेचर प्रोग्रामिंग यूज़ नहीं करते? बेसिकली यहाँ पे हम दो तरह की हम आगे डिस्कस करेंगे, आइसोक्रेटिक कहते हैं और जो
ये जो ग्रेडियंट इल्यूशन है, दो तरह के कर रहे होते हैं। एक में हम सिंपल एक ही सॉल्वेंट यूज करते हैं जिसके अंदर हम सॉल्वेंट चेंज नहीं कर रहे होते, ठीक है। एक तो ये टाइप की है HPLC जिसके अंदर हम सिंपल एक ही सॉल्वेंट यूज करते हैं। कुछ केसेस हैं जहाँ पे हम डिफरेंट सॉल्वेंट रेजरवायर यूज कर रहे हैं और मिक्सचर यूज करते हैं, और इन सम केसेस जो है हम एक कंसंट्रेशन है जैसे 10-20-30 रेशो है वही यूज कर रहे होते हैं, और कहीं पे जो है हम विद एनालिसिस जो है उसकी जो स्ट्रेंथ है डिफरेंट सॉल्वेंट्स की जो कंपोनेंट्स है उनको चेंज कर रहे होते हैं। कि इनिशियली हम 10-90 यूज कर रहे हैं, दो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल सॉल्वेंट है, देन 20-80-30-70 तो हम उसकी कंसंट्रेशन या जो वो रेशो है उसको चेंज कर रहे होते हैं। तो इसको बेसिकली हम कहते हैं ग्रेडियंट इल्यूशन कहते हैं, जैसे हम वहाँ पे करते थे GC के अंदर टेम्परेचर ग्रेडियंट जैसे आता था। नॉर्मली जो हमारे पास वैसे HPLC जो सिस्टम होते हैं नॉर्मली ये वर्क करते हैं रूम टेम्परेचर के अंदर, लेकिन कई केसेस ऐसे हैं जहाँ पे मतलब ये प्रॉब्लम होता है कि जो है कुछ कंपोनेंट जो है उनको थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है एनालिसिस के लिए। तो अब जो मॉडर्न एक्चुअली जो HPLC सिस्टम आ रहे हैं ये बहुत हाई टेम्परेचर पे तो काम नहीं करते, जस्ट लाइक जैसे GC में 400 पे वो कॉलम होता है, एज सच तो यहाँ पे नहीं होता। लेकिन जो नए HPLC सिस्टम है दे कैन सपोर्ट अप टू लाइक 150 डिग्री सेल्सियस तक ना वो हीटिंग होती है, वहाँ पे जो है वो हीटिंग करके उसको सेपरेट करते हैं, तो वो प्रोग्रामिंग हो जाती है। अब जो नए सिस्टम आ रहे हैं HPLC के अंदर, जो प्रीवियस हैं जो पुराने सिस्टम है वो सिर्फ रूम टेम्परेचर पे काम करते थे, लेकिन जो अभी जो रिसेंट जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है दे कैन वर्क अप टू लाइक 150 डिग्री सेल्सियस। तो जो नए सिस्टम है उनके अंदर ये ऑप्शन होता है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है किसी का? ओके लेट्स मूव अहेड। जी आतिफ। नहीं है सर, मैंने कहा। ओके लेट्स, अच्छा अब मुझे आप एक बात बताएं, कोई भी सिस्टम है क्रोमेटोग्राफी का, उसका सबसे मेजर कंपोनेंट कौन सा होता है? कॉलम कॉलम होता है और कॉलम। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट दूसरा कौन सा होता है कंपोनेंट? स्टेशनरी फेस। जो ये डिटरमिन करता है कि जो हमारा सिस्टम है वो कितना सेंसिटिव है। डिटेक्टर सर। डिटेक्टर। सो सेपरेशन तो होती है कॉलम के अंदर, और इवन आपका कॉलम बहुत अच्छा है क्यों ना हो, बहुत अच्छी सेपरेशन करे, अगर आपका डिटेक्टर अच्छा नहीं है तो उसका फायदा नहीं है। सो तो कॉलम और डिटेक्टर दीज आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनी क्रोमेटोग्राफी सिस्टम, या कोई भी सिस्टम है आप यूज कर रहे हैं वहाँ पे डिटेक्टर का भी अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। बेसिकली डिटेक्टर डिटरमिन कर रहा होता है कि आपके इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी क्या है। सो हम जो है आज जो लेक्चर है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे HPLC के कॉलम्स को, ठीक है। एंड देन इन कमिंग लेक्चर हम जो है बाकी जितने भी कंपोनेंट्स है उसको डिटेक्ट करेंगे, बिकॉज जो कॉलम से जो है आज हम स्टार्ट ले रहे हैं, ठीक है। सो HPLC के अंदर जो टिपिकली दो तरह के कॉलम होते हैं, वन इज एन एनालिटिकल कॉलम जिसके अंदर जो है वो सेपरेशन हो रही होती है कंपोनेंट्स की, एंड द सेकंड वन इज अ गार्ड कॉलम जिसको एनालिटिकल कॉलम से पहले जो है उसको प्लेस किया जाता है, एंड इट्स मेजर पर्पस इज प्रोटेक्टिंग द एनालिटिकल कॉलम फ्रॉम कंटेमिनेशन। तो यहाँ पे इसका मेन पर्पस जो होता है वो सेपरेशन नहीं होता बल्कि प्रोटेक्शन होता है एनालिटिकल कॉलम की। अगर आपके सैंपल के अंदर कोई कंटेमिनेंट्स हैं तो वो यहीं पे रुक जाएं और वो एनालिटिकल कॉलम को डैमेज ना करें। तो फर्स्ट लेट्स ब्रीफली ओवरव्यू गार्ड कॉलम्स। मेनली जो एनालिटिकल कॉलम की जो लाइफ को शॉर्टन करते हैं, देयर आर टू मेन प्रॉब्लम। इसको थोड़ा अच्छी तरह से देख लें और फिर आपसे मैंने क्वेश्चन करना है कि व्हाट आर द टू प्रॉब्लम्स व्हिच शॉर्टन द लाइफ ऑफ एनालिटिकल कॉलम। फर्स्ट वन, इसके जो सल्यूट्स हैं दे बाइंड इरिवर्सिबली टू स्टेशनरी फेस, ठीक है। कि सल्यूट्स
binding irreversibly to stationary phase degrade the column performance by decreasing the available stationary phase। कि आपके जो सल्यूट्स हैं ये परमानेंटली अटैच हो जाते हैं स्टेशनरी फेज के साथ, और क्योंकि ये परमानेंटली अटैच होते हैं इसका मतलब है कि जो उसकी एक्टिव साइट्स हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ सल्यूट परमानेंटली अटैच हो गए हैं, इससे जो कॉलम की जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज हो गई। तो एक तो ये पहला प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि जो पार्टिकुलेट मैटर है which is injected with the solemn that can clog the analytical column, के particulate matter सैंपल के साथ आया है और उसने एनालिटिकल कॉलम को क्लॉग कर दिया। तो ये दोनों जो चीजें हैं ये जो उसकी लाइफ है कॉलम की उसको रिड्यूस करती हैं और हमें कॉलम जल्दी चेंज करना पड़ता है। सो माय क्वेश्चन इज टू यू गाइस कि व्हाट इज द डिफरेंस, मेजर डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉब्लम? कौन बताएगा? रबिया अरशद बताएंगी शायद। नहीं बताएंगी? सर एनी बजाय तो इसमें वॉलंटियर? कोई जी सर मेरे ख्याल जी आतिफ क्या कह सर रहे हैं? बज़ाहिर तो इसमें कोई फर्क नहीं नजर आ रहा, क्योंकि दोनों ही स्टेशनरी फेज को मतलब वो अवेलेबल नहीं है कि वो सलूट के साथ पहले में मतलब कम कर देते हैं, दूसरे में भी जब क्लॉगिंग होगी तो वो स्टेशनरी फेज अवेलेबल नहीं होगा। तो हम इसको एक ही प्रॉब्लम सर कंसीडर करते हैं। व्हाई वी आर सेइंग कि देयर आर टू मेजर प्रॉब्लम्स। सर सल्यूट जो है वो बेसिकली केमिकल बॉन्ड बनाता है उसके साथ, और ये जो पार्टिकल मटेरियल है वो जस्ट लाइक फिजिकल अट्रैक्शन होती है वहाँ पे मेरे ख्याल से। सलूट सर और मेरे ख्याल पार्टिकुलेट से क्या डिफरेंस है? सल्यूट की सारा अट्रैक्शन होती है ना केमिकली उसके साथ। तो डिफरेंस क्या होता है? सलूट क्या होता है और पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है? ये बताएंगे आमिर? सईद? जी सर। क्या डिफरेंस होता है सलूट और पार्टिकुलेट मटेरियल में? सर पार्टिकुलेट मटेरियल में तो वो जब इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है अंदर कोई भी ऐसा मटेरियल जो डिकम्पोज होगा तो उसके वो पार्टिकल्स वगैरह हो सकते हैं, लेकिन सॉल्यूट तो वो मटेरियल होगा जो लिक्विड वगैरह उसमें से पास हो रहा था। कौन बताएगा? जानीता? सालिया है? मारुख? सर नुमान ही दिलीप? रिमशा? नियाज या तो फैल में से जो मर्जी बता दें। नबीला? नबीला definitely will explain the difference between solute and particulate material. No answer? सर ऐसा डिफरेंस ज़हन में नहीं आ रहा सलूट और पार्टिकुलेट। चले, I will ask two more students and then I will explain if they can't explain. One is Adila. सर मैं बताऊं? कौन बताएं? एनी मैं वॉलंटियर बता सकता है? जी बताएं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पार्टिकुलेट मटेरियल सैंपल के साथ कोई भी इम्प्योरिटीज वगैरह आ रही हैं, अगर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स वगैरह हैं तो वो एनालिटिकल कॉलम में क्लॉगिंग करेंगे। ठीक है, और पहला क्या है? और सोल्यूट्स तो हमारे सैंपल में मौजूद है ना, डिसॉल्व्ड है वो तो। ठीक है, सही हो गया, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है।
बेसिकली द डिफरेंस इन दीज टू प्रॉब्लम इज कि जो फर्स्ट है वहां पे ये है कि आप जो एनालाइट्स मेजर कर रहे हैं, जो एनालाइट के कंपोनेंट्स हैं जो कि डिसॉल्व्ड हैं, तो आपने डिसॉल्व किया और आपने उनको सेपरेट करना है। उनमें से कुछ सॉल्यूट्स ऐसे होते हैं कि जिनकी अफिनिटी जो है वो मोबाइल फेज के साथ बिल्कुल नहीं होती और उनकी अफिनिटी स्टेशनरी फेज के साथ बहुत ज्यादा होती है। और एक दफा जब वो आप उसको इंजेक्ट करते हैं कॉलम के अंदर, तो वो परमानेंटली अटैच हो जाते हैं स्टेशनरी फेज के साथ और वो मोबाइल फेज के साथ रिमूव नहीं होते। तो जब वो परमानेंटली अटैच हो जाएं तो कॉलम की जो एक्टिव साइट्स हैं वो कुछ जो है उसमें से ब्लॉक हो जाती हैं, तो उससे कॉलम की एफिशिएंसी कम होती है। और अगर आप इस तरह के सैंपल कंटिन्यूसली एनालाइज करते हैं फॉर लाइक फ्यू वीक्स, तो उसकी जो एक्टिव साइट्स हैं वो कंटिन्यूसली कम होती जाती हैं और उसकी जो एफिशिएंसी होती है कॉलम की वो इतनी कम हो जाती है कि आपको कॉलम को रिप्लेस करना पड़ता है। ये आता है पहला प्रॉब्लम। सेकंड जो प्रॉब्लम आता है वो बेसिकली आ रहा होता है कि आपकी जो सैंपल की क्वालिटी है या जो आपके मोबाइल फेस की जो क्वालिटी है आप उसको प्रॉपर फिल्टर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जब भी आप कोई यूज करते हैं कोई भी सॉल्वेंट, यूज करने से पहले आपने उसको फिल्टर करना होता है फ्रॉम 0.2 माइक्रोमीटर पोर साइज अगर है जो फिल्टर का, उससे फिल्टर करते हैं ताकि कोई इम्प्योरिटी, कोई सस्पेंडेड मटेरियल, कोई सस्पेंडेड पार्टिकल जिसको हम पार्टिकुलेट मटेरियल कहते हैं, विच इज इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल, तो वो उसके अंदर ना रहे। और जब हम HPLC यूज करते हैं तो वो कोई भी जो पार्टिकुलेट मैटर है उसके अंदर ना रहे और हम उसको रिमूव कर दें। सर अगर इस साइज सॉरी सर अगर इससे बड़े साइज के हमारे पास मॉलिक्यूल और उनको एनालाइज करना हो तो फिर हम क्या करेंगे? इतने बड़े साइज के नहीं होते हमारे पास, मोस्टली टू जो है ना वो 0.2 माइक्रोमीटर से जो है वो कम ही होता है उनका साइज नॉर्मली। लेकिन बेसिकली ये हम बात करें सॉल्वेंट की, और डिपेंडिंग कि हम क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं जहाँ पे हमने साइज की बेस पे सेपरेशन करने हैं, इन केस अगर आपकी हम बात माने और उसका साइज 0.3 माइक्रोन है, तो हम वहाँ पे सॉल्वेंट को तो 0.2 से ही सेपरेट उससे करेंगे फिल्टर, और सैंपल वहाँ पे हम 0.45 माइक्रोमीटर फिल्टर से कर लेंगे। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता क्योंकि जितने भी आपके डिसॉल्व होते हैं स्पीशीज, उनका जो साइज होता है मोस्टली इट इज लेस देन 0.2 माइक्रोमीटर। अगर उसका साइज में से वो फिल्टर नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि वो डिसॉल्व नहीं है, दे आर इन द सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप क्या मेजर कर रहे हैं? नॉर्मली हम जो है 0.45 माइक्रोन से भी फिल्टर करते हैं और 0.2 माइक्रोन से भी करते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स। बट इन HPLC हम जो है वो 0.2 माइक्रोमीटर जो है वो पोर साइज उसको प्रेफर करते हैं। अच्छा, ये तो है कि आपने पहले सैंपल को फिल्टर कर लिया और आपने सॉल्वेंट को भी फिल्टर कर लिया, तो फिर इशू क्या है? फिल्टर तो हम कर रहे हैं बट उसमें फिर ये पार्टिकुलेट मैटर कैसे डैमेज कर सकते हैं हमें? क्यों जो है वो कॉलम को डैमेज कर रहे हैं? हाँ, अगर हम फिल्ट्रेशन कर रहे हैं तो देन स्टिल ये है कि जो आपका कंपोनेंट्स है HPLC के, फॉर एग्जांपल हमने पहले बात की कि रबड़ है, वहाँ पे एक डिफरेंट यूज हो रही है। इसके अंदर आपका जो पंप है उसके अंदर से अगर कोई चीज़, क्योंकि हम यूज़ करते हैं डिफरेंट लुब्रिकेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो नॉर्मली तो इस तरह केस होता है कि उसके अंदर किसी तरह की कोई इम्प्योरिटी ना आए, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इम्प्योरिटी उसके अंदर ऐड हो सकती है, एटमॉस्फेयर से ऐड हो सकती है, जो आपका सिस्टम है उसमें से ऐड हो सकती है, विच कैन एक्चुअली डैमेज द कॉलम। तो बेसिकली ये दो चीज़ें होती हैं कि अगर ये डैमेज कर देंगी कॉलम को, आपके कुछ रूट परमानेंटली अटैच हो रहे हैं या कोई भी पार्टिकुलेट मटेरियल उसके अंदर आ गया, तो अगर ये कॉलम को आपको डैमेज करेंगे तो आपका कॉलम जो है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। और ये प्रॉब्लम ना हो तो उसको इंश्योर करने के लिए आपके जो एनालिटिकल कॉलम है उसकी लाइफ ज़्यादा हो, तो उससे पहले एक गार्ड कॉलम यूज़ किया जाता है। तक गार्ड कॉलम क्या होता है? बेसिकली गार्ड कॉलम जो होता है ये सिमिलर कंपोजिशन होता है। आप जैसे कॉलम के अंदर आप एक स्टेशनरी फेज यूज कर रहे हैं जो सेपरेशन करती है, एक पैकिंग मटेरियल आप यूज करें, फॉर एग्जांपल सिलिका यूज कर रहे हैं, तो गार्ड कॉलम के अंदर भी सेम मटेरियल यूज किया जाता है कि जो कि एनालिटिकल कॉलम के अंदर यूज किया जा रहा होता है। तो ओनली डिफरेंस इज कि जो गार्ड कॉलम जो होती है इनकी साइज कम होता है, इनकी लेंथ कम होती है, जिसकी वजह से दे आर लेस एक्सपेंसिव। तो अगर ये डैमेज हो भी जाए
और इनको चेंज करना पड़े तो इतना कॉस्टली नहीं पड़ता। अगर एनालिटिकल कॉलम डैमेज हो जाए, उसको चेंज करना चाहे वो ज़्यादा कॉस्टली होता है। नॉर्मली जो गार्ड कॉलम होते हैं, इनकी जो लेंथ होती है दैट इज अराउंड 7.5 मिलीमीटर, और उनकी जो कास्ट होती है तकरीबन 10 गुना कम होती है एनालिटिकल कॉलम से। सो अगर हमारा गार्ड कॉलम डैमेज हो गया, चेंज करना पड़ेगा, तो इसकी कॉस्ट क्योंकि 10 टाइम्स लोअर है एनालिटिकल कॉलम से, तो जेब पे इतनी भारी नहीं पड़ती। लेकिन अगर कॉलम एनालिटिकल कॉलम डैमेज हो जाए तो वो जेब पे भारी पड़ता है। इस वजह से गार्ड कॉलम को यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज एनालिटिकल कॉलम्स। अच्छा, यहाँ पे हम 3 तरह के एनालिटिकल कॉलम जो है आज हम ओवरव्यू करेंगे। जो नॉर्मली मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो कॉलम होते हैं एचपीएलसी के, दे आर एक्चुअली कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं, और इनके जो इंटरनल डायमीटर्स होते हैं दैट इज अराउंड 2.1 टू 4.6 मिलीमीटर, और अराउंड 30 टू 300 मिलीमीटर इनकी जो है वो लेंथ होती है। ठीक है, और नॉर्मली ये जो मोस्टली जो कॉमन कॉलम्स होते हैं एचपीएलसी के अंदर हम यूज कर रहे हैं, इनके अंदर जो पैकिंग हुई होती है मोस्टली पोरस सिलिका का हम यूज कर रहे होते हैं, जिनका पार्टिकल साइज इज अराउंड 3 टू 10 माइक्रोमीटर। एंड जो टिपिकल इनकी कॉलम एफिशिएंसी होती है हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि जो थ्योरेटिकल प्लेयर्स के हम जो है हम उसको एज अ पैरामीटर यूज करते हैं कि कॉलम की एफिशिएंसी कितनी है। तो इनकी जो एफिशिएंसी होती है दैट इज अराउंड 40,000 टू 60,000 थ्योरेटिकल प्लेट्स पर मीटर, जो नॉर्मली टिपिकली यूज्ड एनालिटिकल कॉलम्स है। अच्छा, जो सेकंड हम कॉलम यूज करते हैं उनको कहते हैं माइक्रो कॉलम्स। As the name suggests, these are smaller columns as compared to those typical columns. So these are actually also made from fused silica capillaries instead of using stainless steel, and their internal diameter is around 44 to 200 micron, and length इनकी जो है वो several meter होती है। And इनकी जो पैकिंग है दैट कंटेन्स पार्टिकल्स विच हैव अ डायमीटर ऑफ अराउंड 3 टू 5 माइक्रोमीटर, और इनकी जो कॉलम एफिशिएंसी होती है एज कंपेयर टू वहाँ पे 40 टू 60,000 है, यहाँ जो कॉलम एफिशिएंसी है दैट इज अप टू 250,000 थ्योरेटिकल प्लेट्स पर मीटर। एंड इनका एडवांटेज क्योंकि इनका जो डायमीटर होता है ये कम होता है एज कंपेयर टू द अदर टिपिकल स्टेनलेस स्टील कॉलम होते हैं, तो इनमें हमें लेस सॉल्वेंट यूज करना पड़ता है, और यहाँ पे सैंपल का डाइल्यूशन कम की जाती है क्योंकि यहाँ पे सैंपल साइज कम होता है। इस वजह से यहाँ पे जो सिग्नल्स होते हैं ये बेटर आते हैं एज कंपेयर टू दोस टिपिकल जो एनालिटिकल हम कॉलम यूज कर रहे होते हैं। एंड द लास्ट वन ऑफ द सीरीज इज ओपन ट्यूबुलर माइक्रो कॉलम्स। बेसिकली दीज आर आल्सो कैपिलरी कॉलम्स की टाइप्स है। जो सेकंड जो कैपिलरी कॉलम है ये भी कैपिलरी कॉलम होता है। द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे जो है वो फिलिंग नहीं होती बल्कि यहाँ पे कोटिंग होती है ऑन द इनर वॉल ऑफ द जो ओपन ट्यूब होती है जो कॉलम होती है, यहाँ पे पैकिंग नहीं हो रही होती। इनका जो इंटरनल डायमीटर होता है दिस इज अराउंड 1 टू 50 माइक्रोमीटर, और लेंथ इनकी तकरीबन 1 मीटर तक होती है। दिस कंटेन नो पैकिंग मटेरियल, और इनकी जो कॉलम एफिशिएंसी होती है हाईएस्ट होती है इन ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एनालिटिकल कॉलम हम यूज करते हैं। इसके अंदर अप टू 1 मिलियन थ्योरेटिकल प्लेट्स पर मीटर जो है वो होती हैं ओपन ट्यूबुलर जो माइक्रो कॉलम होते हैं। बट द प्रॉब्लम विद दीज ओपन ट्यूबुलर माइक्रो कॉलम है कि इनको मैन्युफैक्चर करना मुश्किल होता है, स्पेशली अगर आप बात करें ऐसे कॉलम के जिनकी जो इंटरनल डायमीटर जो है वो 10 माइक्रोमीटर से कम होते हैं। तो उनका जो प्रेपरेशन है, जो फैब्रिकेशन है, दैट इज एक्चुअली द चैलेंजिंग पार्ट। तो मेनली दीज आर द 3 मेन टाइप्स ऑफ एनालिटिकल कॉलम जिनको इस स्लाइड पे मैंने कंपेयर किया ताकि आपको इजीली इनका डिफरेंस पता चल जाए। वन इज द टिपिकल एनालिटिकल कॉलम, माइक्रो कॉलम्स एंड ओपन ट्यूबुलर माइक्रो जो हम कॉलम यूज कर रहे हैं। The first one is the diameter, जो इंटरनल डायमीटर होता है इनका बहुत ज्यादा होता है जो टिपिकल कॉलम है। इंटरनल डायमीटर ज्यादा है इसका मतलब है ये कॉलम अगर डायमीटर ज्यादा है इसके अंदर ज्यादा सॉल्वेंट यूज होगा, ज्यादा सैंपल आपको जो है वो यूज करना पड़ेगा।
एज कम्पेयर टू दैट माइक्रो कॉलम्स हैं, इनका जो डायमीटर रहता है दैट इज अराउंड 44 टू 200 माइक्रोमीटर, और जो ओपन ट्यूबुलर होते हैं दीज आर 1 to 50 micrometer. Then the length is different. This is around 300. जो length can be up to 7 tubular columns, and they are up to 1 meter. But the major difference is between their efficiencies. The typical जो column होते हैं ये these are around 40 to 60,000 theoretical plates होती हैं. माइक्रो कॉलम के अंदर अप टू 250,000, और जो ओपन ट्यूबुलर कॉलम होते हैं दैट हैव अप टू 1 मिलियन theoretical plates. So basically these are the 3 different types of analytical columns के जो कि यूज हो रहे होते हैं आपके HPLC के अंदर. अब इनके अंदर स्टेशनरी फेजेस कौन सी यूज हो रही हैं वो हम अपने जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर कवर करेंगे डिटेल में कि हम इसके अंदर कौन कौन सी स्टेशनरी फेज यूज कर रहे होते हैं. जो हमारे पास जो सिंपल स्टेनलेस स्टील कॉलम है, जो हमारे पास ओपन ट्यूबुलर कॉलम है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो हमारे कॉलम्स हैं इनके अंदर स्टेशनरी फेज कौन कौन सी यूज होती है, किस तरह से पैकिंग होती है, ये हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. उसके बाद हम कौन कौन सी मोबाइल फेजेस यूज करते हैं, सिंगल मोबाइल फेज करते हैं या जो डिफरेंट कंपोजिशन यूज करते हैं, सैंपल इंट्रोड्यूस कैसे किया जाता है, पंपिंग सिस्टम कौन कौन से पंप्स, किस तरह के पंप्स जो है वो यूज होते हैं, और द लास्ट है इसके अंदर डिटेक्टर्स कौन कौन से यूज होते हैं. तो ये जो सारे चीज़ें हैं ये हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे. और इसके अलावा कुछ अदर टर्मिनोलॉजीज हैं जैसे नॉर्मल फेज एंड रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी है, आइसोक्रेटिक और ग्रेडियंट इल्यूशन है जो HPLC के अंदर यूज होती है, या HPLC प्लम्बिंग है. तो दीज आर अदर सम टर्मिनोलॉजीज जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे. ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर कि जिसके अंदर हमने बेसिकली ओवरव्यू किया जो कंपोनेंट्स होते हैं डिफरेंट HPLC, और उसके अलावा जो हमने इसके कॉलम्स को जो है वो जो ब्रीफली जो है हमने देखा है कि कौन कौन से कॉलम होते हैं. इंशाल्लाह बाकी जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल से स्टडी करेंगे. ठीक है.